So, hello everyone, how are you all? Once again, this is Viral Shah from Triple IM. And जैसे हम लोग जानते हैं, once again, I would like to welcome you everyone on the Eximpreneur Show. जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग हमारे डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स जो अलग अलग प्रोडक्ट के अंदर डील करते हैं, अलग अलग मार्केट्स के अंदर डील करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और एक बार फिर आज हम लोग यहाँ पे आपके सामने हाजिर हैं एक और सक्सेसफुल स्टोरी लेकर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट वी आर ऑल्सो हैविंग अ बुक। आप लोगों के साथ हम लोगों ने आगे भी शेयर किया हुआ है दैट हमारी जितनी भी सक्सेस स्टोरीज है एक्जिमप्रेन्योर शो के द्वारा हम लोग आपके पास उसको पहुँचा रहे हैं। बट एज वेल एज वी हैव लॉन्च अ बुक विच इज़ कॉल्ड, यहाँ पे जो उसका टाइटल आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एम्बिशन टू अचीवमेंट। जहाँ पे अगर किसी ने डिसाइड किया कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्या हासिल करना है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इंडस्ट्री के अंदर जाना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, सो हाउ दे हैव स्टार्टेड देयर ओन जर्नी, किस तरीके से उन लोगों ने शुरुआत करी, किस तरीके से वो आगे बढ़े, वो सारी चीज़, वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हाट वी हैव शेयर्ड इन दिस बुक एज वेल। 2 लैंग्वेजेस में अभी अवेलेबल है, एक गुजराती में है और एक इंग्लिश के अंदर है। सो एज सुन एज पॉसिबल हमारी वेबसाइट के ऊपर www.tripleim.in उसके ऊपर भी हम लोग इसको पब्लिश करने वाले हैं एंड डायरेक्टली यू कैन बाय फ्रॉम देयर, सो दैट ऑल्सो यू कैन गेट इट, और फ्रॉम अवर एनी सेंटर अक्रॉस इंडिया, वॉट एवर 34+ सेंटर्स हैं हमारे अक्रॉस इंडिया के अंदर, तो वहाँ से भी आप इस बुक को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड इट्स रियली इंस्पायरिंग। अवर CMD मिस्टर दीपक सुधीर मनोहर, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं एंड इट इज़ रियली वैल्यूएबल। आपको अगर इंस्पिरेशन चाहिए, आपको पता करना है कि हाउ दे हैव फेस्ड, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें उनकी जर्नी के दरमियान फेस की हुई है और किस तरीके से उन लोगों ने सक्सेस हासिल करा हुआ है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन इन दिस बुक। सो वंस अगेन वेलकम यू इन दिस वंडरफुल वन मोर एपिसोड ऑफ अवर एक्जिमप्रेन्योर शो, जिसके अंदर आज हम लोग एक नई स्टोरी देखने वाले हैं, एक नए सक्सेस स्टोरी को विटनेस करने वाले हैं। एंड our today's guest is Mr. Kapil Ginaiya. So I would like to welcome Kapil bhai. So how are you? फाइन सर। ओके, सो मिस्टर कपिल गिनैया वो हमारे ट्रिपल एम के पार्टिसिपेंट हैं। उन्होंने ट्रिपल एम के अंदर प्रोग्राम ज्वाइन किया और धीरे धीरे करके आगे उनकी जो भी सक्सेस स्टोरी हुई है उसको आज हम लोग विटनेस करने वाले हैं। उनकी कंपनी का नाम है कॉइन इंटरनेशनल। तो सबसे पहले कपिल जी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में कुछ बताइए, जस्ट गिव अस योर इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ कपिल गिनैया और मेरी कंपनी का नाम है कॉइन इंटरनेशनल। और हमारा मैन्युफैक्चर है डिस्पोजल प्रोडक्ट, पेपर प्रोडक्ट का, पेपर कप्स, पेपर स्ट्रॉ, वो सब साइज। ओके, सो ये जो आपका ये जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है, जो आपका ये जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हो वो कितने साल से चल रहा है, कितने साल से आप बिजनेस कर रहे हो? एक्चुअली 2013 में मैं जॉब कर रहा था। ओके। और तभी मतलब जॉब मेरा स्टार्ट हुआ तभी से मैंने मतलब एक मेरा डिसीजन फिक्स ही था कि मुझे बिजनेस करना है। ओके। तो 2 साल मैंने जॉब की और 2015 में मैंने ये मैन्युफैक्चर करने का स्टार्ट किया। ओके, सो बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं दैट गुजरात इज़ अ लैंड ऑफ बिजनेस, और हर गुजराती के अंदर दिल में कभी होता है कि एक ना एक दिन तो मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप करूंगा ही करूंगा। सो दैट्स व्हाट वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट ऑल गुजरातीज। बट यहाँ पे कपिल जी ने सोचा, 2 साल जॉब की और पहले बैक ऑफ माइंड के अंदर फिक्स ही था कि नहीं मुझे एक दिन बिजनेस स्टार्टअप करना है। लेकिन यही प्रोडक्ट का क्यों, वाई यू हैव स्टार्टेड दिस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स? एक्चुअली सर 2013 में मैं जब जॉब कर रहा था तो मैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में था। ओके। तो ये प्रोडक्ट वहाँ यूज हो रही थी। ओके। और उसकी सप्लाई बहुत कम थी। और मुझे थोड़ा ऐसा आइडिया है कि आगे जाके मतलब प्लास्टिक का अल्टरनेट आएगा ही आएगा। राइट, ऑब्वियसली। तो उसी हिसाब से मैंने पेपर कप पे थोड़ा रिसर्च किया, क्या साइज है, क्या डोमेस्टिक चल रही है, क्या एक्सपोर्ट में चल रही है, बराबर, और कैसा उसका फ्यूचर रहेगा, उसके बेस पे मैंने ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया। ओके, सो ओवरऑल जहाँ पे आप काम करते हो, जहाँ पे आपका जॉब चल रहा है, जहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, हमारे आजू बाजू में सराउंडिंग्स में भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोडक्ट होती है, बट वी आर नॉट गेटिंग इट। हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट करूँ, कौन सा प्रोडक्ट करूँ, कौन सा प्रोडक्ट करूँ। बट ओवरऑल अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे प्रोडक्ट है एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर, बट वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि यही प्रोडक्ट को मैं कर सकता हूँ। सो थोड़ा उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जैसे कपिल जी ने बताया कि मैंने उसके ऊपर एनालिसिस किया, कौन सी साइजेस अवेलेबल है मार्केट के अंदर, कौन सी साइजेस का शॉर्टफॉल है, डिमांड ज़्यादा है लेकिन मार्केट में सप्लाई नहीं मिल रहा है। वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद आपने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप किया 2015 के अंदर। ओके, दैट्स रियली नाइस। सो 2015 से आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, डोमेस्टिक बिजनेस आप कर रहे थे।
ओके, सो पहली बार ये एक्सपोर्ट का थॉट कैसे मिला आपको कि नहीं मुझे ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करना चाहिए? कहाँ से ये ख्याल आया आपको? 2013 में मैं जब जॉब कर रहा था, मेरा एक कजिन ब्रदर कनाडा में फार्मासिस्ट है। ओके, उसको मतलब कहीं गूगल में या IIIM का कुछ रेफरेंस मिला। ओके, कनाडा में उनको रेफरेंस मिला। तो मैं हमारी बात होती रहती है। ओके, मुझे बिजनेस करना है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो उसने मुझे बोला कि अहमदाबाद में IIIM करके इंस्टीट्यूट है, ओके, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग नॉलेज देती है, वो सिखाती है, वो सब ऐसा है। तो फिर मैंने 2013 में विजिट किया। ओके, और मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैंने बेसिक कोर्स ज्वाइन किया। ओके, तब खुद दीपक सर ही क्लास ले रहे थे। ओह वाओ, दैट्स रियली गुड। और 2013 में कोर्स किया और 14 में दो साल 13 और 14 गया। फिर 15 में मैंने जॉब रिजाइन किया। ओके, और फिर मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया। ओके, सो ओवरऑल आपका जो पहला प्रोग्राम आपने किया, मतलब एनरोलमेंट आपने जो IIIM के लिया था, दैट वाज इन 2013। Yes. 2013 के अंदर प्रोग्राम किया था। ओके, उसके बाद मतलब आपके किसी फ्रेंड या फ्रेंड्स ने आपको रेफरेंस दिया एंड देन यू हैव थॉट कि नहीं मुझे एक्सपोर्ट करना चाहिए। ओके, बट मतलब आपने कहीं सोचा नहीं कि एक्सपोर्ट करने से मुझे कितना फ़ायदा होगा या एक्सपोर्ट मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? किस तरीके से आपने स्टार्टअप, सीधा कैसे स्टार्टअप कर दिया? नहीं, सीधा तो नहीं सर। जब मैं कोर्स कर रहा था तभी मतलब क्लास में क्या है, क्या क्या एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स है। ओके, और मतलब कैसा यहाँ डोमेस्टिक में क्या दिक्कत आ रही है, मतलब सप्लाई तो मिल रही है लोगों को, लेकिन रेट में दिक्कत आ रही है। राइट, और बल्क वाले बायर कम मिलते हैं। तो एक्सपोर्ट में मतलब हमारा भी फायदा है, कंट्री का भी फायदा है। ओके, और रेट भी बढ़िया मिलता है, क्वांटिटी मिलती है, और रेगुलर बेस्ड बिजनेस हमारा चलता रहता है। राइट। सो ड्यूरिंग द प्रोग्राम यू हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ आइडियाज। Yes. बहुत सारे आइडियाज सोचे, डिस्कस किए, फैकल्टीज आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव गॉट द आइडिया कि मैं इस प्रोडक्ट को इस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ। राइट, सो दैट इज़ रियली नाइस। अब ये जो आपके प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या पोर्टफोलियोज आपके पास, क्या क्या प्रोडक्ट आप खुद बनाते हो या मर्चेंडाइज करते हो, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली सर हमारा पेपर कप्स एंड पेपर स्ट्रॉ का मैन्युफैक्चरिंग है। Okay. और मतलब पेपर कप्स है, उसमें डिफरेंट ऑफ वेराइटीज साइज आती है। ओके, 80 ml, 100 ml, 150, 200, 350। ओके, और स्ट्रॉ में भी अलग अलग साइज आती है, 6 mm, 8 mm, 10 mm। तो जो मेरी प्रोडक्ट है उस पर ही मैं फोकस कर रहा हूँ, और उसको ही मुझे आगे ले जाके, और डोमेस्टिक में तो मेरा वेल सेट है। और उसको मुझे आगे जाके एक्सपोर्ट में ले जाना है। ओके, ओके, फाइन। तो जैसे आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कपिल जी के सारे प्रोडक्ट्स विजिबल है, तो ये जो प्रोडक्ट हैं इनकी क्या साइजेस है? मतलब ये जो सबसे छोटा आइसक्रीम वाला है, या जो हम लोग नॉर्मली कुछ आइसक्रीम वगैरह खाने के लिए इसको यूज़ करते हैं, सो इसकी क्या साइज़ है और इसका आउंस क्या बोलते हैं इसको? ये 100 ml है, डोमेस्टिक की साइज है। ओके, इट इज़ नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड? नहीं, ये एक्सपोर्ट नहीं होता है। ओके जी, फाइन। और ये वाला? ये 250 ml है। ओके, ओके। और ये 300 ml है। ओके, और ये पेपर स्ट्रॉ है, ये 8 mm है। और उसमें अलग अलग वेराइटीज बनती है, 8 mm, 6 mm, 10 mm सब। ओके, ओके, फाइन। तो ये जो प्रोडक्ट आप बनाते हो उसके जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं या उसके जो पैरामीटर्स स्पेसिफिकेशंस हैं वो कैसे डिफाइन करते हो कि अगर ये जो प्रोडक्ट का जो आप पल्प से बनाते हो, इसके मतलब रिसाइकल पेपर से ही आप बनाते हो? ओके, दैट्स फाइन। तो ये जो पेपर आता है या जो आप कप बनाते हो, इसके स्पेसिफिकेशंस के अंदर कैसे आप डिफाइन करते हैं कि कौन सी कंट्री के अंदर कौन सा जाएगा, और हाउ यू आर डिफाइनिंग द प्रोडक्ट, और क्वालिटी अश्योरेंस कैसे करते हो आप? क्वालिटी में सर अभी एक एग्जांपल ले लो, पेपर स्ट्रॉ, ठीक है। ओके, तो पेपर स्ट्रॉ का क्वालिटी मतलब चेक करना है तो क्या देखने का, मतलब उसका यूज कहाँ पे है। ओके, और अगर थिक शेक या जूस हम पीते हैं तो उसमें स्टैंडिंग कैपेसिटी कितनी है। ओके, और कलर फेडिंग होता है कि नहीं। ओके, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। राइट। जब हमारी वहाँ फैक्ट्री पे प्रोडक्ट बनती है तो पहले हम सब ये पैरामीटर चेक करते हैं। ओके, फिर अगर पास हुआ फिर ही आगे सप्लायर या बायर को हम सैंपलिंग करते हैं। ओके, तो जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि ये रेड स्ट्राइप्स वाली एक स्ट्रो है, अगर ये स्ट्रो अगर हम लोग थिक शेक में ऐसे खड़ा करते हैं तो वो थिक शेक के अंदर कितने टाइम तक स्टैंडिंग एबिलिटी उसकी है वो आप चेक करते हो। Yes. तो वो प्रैक्टिकली उसका लैब एनालिसिस होता है या प्रैक्टिकली आप उसको खड़ा कर देखते हो, हॉट होता है या कोल्ड होता है उसके हिसाब से? नहीं, एक्चुअली हम प्रैक्टिकली करते हैं। Okay. अगर हम ऐसे ही आपको बोलेंगे किसी को
बोलेंगे तो मतलब वो कॉन्फिडेंसली हम बात नहीं कर सकते। राइट राइट। अगर हमने चेक किया है कि भाई ये 2 घंटे 3 घंटे तक उसकी कैपेसिटी है तो मतलब कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। Okay. और बायर को भी मतलब ऐसी चीज ही चाहिए ना। फाइन फाइन फाइन। सो इसका क्या कैपेसिटी होता है, ये कितने मिनट्स तक या कितने घंटे तक, अगर हम लोग थिक शेक या हॉट या कोल्ड दोनों में से कोई भी एक चीज़ में अगर हम लोग इसको रखते हैं तो कितना स्टैंडिंग एबिलिटी होता है इसका? हमारा स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया तभी थोड़ा क्वालिटी में दिक्कत आ रहा था। मतलब स्टैंडिंग कैपेसिटी वो नहीं मतलब ज्यादा नहीं थी। ज्यादा नहीं तो थी। कितनी देर तक वो रुक रहा था? स्टार्टिंग में तो 30 या 35 मिनट तक चलता था। अभी हमने क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट किया है। ओके। और अभी तक 6 to 7 आवर रहता है, कोई दिक्कत 6 to 7 आवर्स तक? Yes. उसको कुछ नहीं होगा? नहीं। ओह माय गॉड, दैट्स रियली नाइस। और इसका ये जो कलर है रेड कलर का, वो कलर फेड अप होता है, मतलब निकलता है पानी में या थिक शेक के अंदर, कैसे होता है? कलर के लिए हम टेस्ट करते हैं अलग अलग। Okay. हॉट कोल्ड वाटर में। और एक दूसरा हम स्प्राइट में डाल के स्प्राइट के अंदर डालते हैं? ओके, तो स्प्राइट थोड़ा जलन होता है ज्यादा इसके लिए? क्योंकि थम्स अप में डालेंगे तो कलर अगर स्प्रेडिंग हुआ तो पता आइडिया नहीं नहीं चलेगा। आएगा। ओके। तो स्प्राइट में डाल के देखते हैं। ओके। और ऐसा क्वालिटी टेस्ट रहता है। ओके, तो अभी हमारा क्वालिटी एकदम अच्छा है, इसमें से कोई कलर फेड अप नहीं होता है, एज वेल एज स्टैंडिंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी है। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो पहली बार जब आपने ये सारी चीज़ें वर्कआउट कर ली, आपका क्वालिटी कंफर्म हो गया एंड एवरीथिंग यू हैव गॉट इन ऑर्डर, उसके बाद जब आपने प्रोग्राम भी कर लिया 2013 से 15, दो साल तक आपने कुछ वर्कआउट एक्सपोर्ट के लिए बेसिकली नहीं किया था, राइट? सो 15 के बाद फिर जर्नी किस तरीके से शुरुआत हुई आपकी, किस तरीके से एक्सपोर्ट के अंदर आप धीरे धीरे करके आगे बढ़े? 2015 में पहले तो मेरा कप का मैन्युफैक्चरिंग था। ओके। तो पहले मेरी सोच ऐसी थी कि पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट सेट करूं। बराबर। तो 2-3 साल ऐसा हुआ कि कप्स का मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया, डोमेस्टिक मार्केट सेट किया। और कप्स में ऐसा है कि जो इंडियन साइज है और एक्सपोर्ट की जो साइज है दोनों अलग अलग है। हाँ, अगर एक्सपोर्ट का हमने मैन्युफैक्चर स्टार्ट किया है तो वो इंडियन मार्केट में नहीं चलती है। एग्जैक्टली। तो अगर मैंने एक्सपोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया तो एक्सपोर्ट ऐसी कोई चीज नहीं है कि 1-2 दिन में हो जाएगी। Right. उसके लिए टाइम लगता है। राइट राइट। तो पहले कप का मैंने सेट किया। मैंने ऐसा सोचा कि पहले मैं डोमेस्टिक मार्केट सेट करूं, ओके, फिर एक्सपोर्ट में मैं जाऊंगा। बराबर। फिर 2-3 साल मतलब डोमेस्टिक सेट हो गया। फिर ऐसा मैंने सोचा कि कोई ऐसी प्रोडक्ट लाऊं कि जो इंडियन मार्केट में भी चल रही है और मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड है, इको फ्रेंडली है और बाहर भी चल रही है सर। राइट। तो ऐसे पेपर स्ट्रॉ मेरे हाथ में है। ओके, तो इस तरीके से आपने पहले पेपर कप का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप किया, उसमें भी आपने 2-3 अलग अलग क्वालिटी को, मतलब एक एक्सपोर्ट क्वालिटी, डोमेस्टिक क्वालिटी को आइडेंटिफाई किया एंड देन यू हैव स्टार्टेड फॉर द पेपर स्ट्रॉ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो बहुत बढ़िया आपने सोचा कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं, रिलेटेड काइंड ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बार हम लोगों ने ये देखा हुआ है कपिल जी कि कोई एक बंदा है जो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को पकड़ के ही चलता है और बहुत बार वो सक्सेस हासिल नहीं कर पाता है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो सिंगल प्रोडक्ट लेकर चल रहा है। बट इफ़ यू आर हैविंग अ मल्टीपल प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट है एक ही पोर्टफोलियो के अंदर, एक ही वैरायटीज़ के अंदर अलग अलग आपके पास डिफरेंट वेरिएंट्स है प्रोडक्ट के, जैसे पेपर कप हो गया, पेपर स्ट्रॉ हो गया, उसके रिलेटेड डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट आप उसके अंदर एड ऑन कर सकते हैं। सो दैट्स रियली नाइस। तो ये जब आपने पेपर स्ट्रॉ बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया तो उसके अंदर कोई चैलेंजेस वगैरह आई या फिर आपने देख लिया कि चलो ठीक है ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, मैं उसको बनाऊंगा एंड अकॉर्डिंगली यू हैव स्टार्टेड विथ? एक्चुअली सर जब मैंने पेपर स्ट्रॉ का स्टार्टिंग किया तब इंडियन मार्केट में इतना मतलब था नहीं मार्केट। ओके, बिकॉज उस टाइम के ऊपर हम लोग प्लास्टिक स्ट्रॉ ज्यादा यूज कर रहे थे और यहाँ रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी भी नहीं थी इतनी। ओके। तो ये स्ट्रॉ का जो पेपर आता है मतलब वो उसका ग्रेड ही अलग आता है। तो उसको हॉट में या कोल्ड में रहना है। बराबर। और पेपर का जो नेचर है मतलब वो लूज हो जाता है। राइट राइट। तो इसका रॉ मटेरियल के लिए भी थोड़ा दिक्कत हुआ। ओके। और इसके लिए चिपकने के लिए ग्लू यूज होता है। ओके। मतलब वो अभी वो क्वालिटी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ग्लू की क्वालिटी भी अवेलेबल नहीं है और पेपर की भी नहीं अवेलेबल है। ओके, दैट्स फाइन। तो फिर आपने किस तरीके से सोर्सिंग करना शुरू किया? अभी मतलब पेपर का इंपोर्ट करते हैं हम। ओके। और ग्लू का भी इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये बेसिकली कौन सी कंट्री से होता है? वो चाइना से सर। चाइना से ही होता है। ओके, दैट्स फाइन। सो पेपर भी चाइना से आता है, ग्लू भी चाइना से आता है, फिर उसको आप प्रोसेसिंग करके स्ट्रॉ बनाते हो। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो इसमें ये जो आपकी वैरायटीज है ये सारी फिक्स हो गई, क्वालिटी फिक्स हो गया, रॉ मटेरियल आपको सोर्सिंग मिलना शुरू हो गया। प्रोडक्शन इसका कितना होता है, मतलब अगर आप जब मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो पर डे के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से इसका कितना कैपेसिटी है, कितने मशीन्स है आपके पास इसके? मेरे पास अभी तो एक मशीन ही है। ओके। और 24 आवर्स में उसका
2 लाख जितना प्रोडक्शन रहता है। 2 लाख स्ट्रोज Yes. आप 24 घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर 2 लाख स्ट्रो बना सकते हैं। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो ये जब आपका ये सारा फिक्स हो गया, उसके बाद बायर को अप्रोच करना, या कौन सी कंट्री के अंदर आपने अप्रोच किया और किस तरीके से जर्नी फिर आगे बढ़ी एक्सपोर्ट की? एक्चुअली जब मैं स्ट्रो का मेरा स्टार्ट हुआ 2013 में मैंने कोर्स किया था। फिर IIIM एक ऐसी फैसिलिटी दे रही है कि अगर एक बार आप कैंडिडेट बने IIIM के, राइट, तो आपको कोई भी हेल्प चाहिए या रिवीजन करना है कोर्स का, तो आप फ्री में कर सकते हो। राइट, राइट। तो स्ट्रो का मैंने स्टार्ट किया। फिर एक तो पक्का था एक्सपोर्ट तो करना ही है। राइट, वो दिमाग के अंदर पक्का चल रहा था। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो फिर मैंने यहाँ एक बार विजिट किया सूरत ब्रांच पे। ओके, और मैंने बात किया कि भाई मुझे कोर्स रिवीजन करना है। तो पहले मैंने बेसिक कोर्स फिर से रिपीट किया, क्योंकि वो 2013 में किया था। फिर 2019 में फिर से मैंने रिवीजन किया। ओके, 2019 में 6 साल बाद आपने प्रोग्राम आके फिर से बैठे, रीअटेंड किया, और फिर जर्नी आगे फिर से आगे बढ़ाया। ओके, और फिर एक दूसरा प्रोग्राम है प्रगति करके। ओके, और मैंने प्रगति ज्वाइन किया। और उसमें मतलब सभी आपको कोई भी यहाँ के वर्क करना है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो तुरंत ही आपको मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। राइट, राइट, राइट। ओके, सो 2013 में पहली बार प्रोग्राम किया, उसको रीअटेंड किया 2019 के अंदर। उसके बाद एडवांस लेवल का जो प्रोग्राम है प्रगति, उसके अंदर आपको 6 वीक्स के लिए शायद यहाँ पे आना होता था, और फैकल्टी आपके पास अवेलेबल होती है, एंड दे आर गाइडिंग यू बेसिकली कि स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से प्रोसेस आपको करना है। तो वो जो 6 वीक का जो आपका टाइम था प्रगति का, उसके दरमियान क्या क्या एक्टिविटीज़ करी, और किस तरीके से ये पहला ऑर्डर आपका वहाँ तक पहुँच पाए, या कोई कितनी कंट्रीज़ को आपने अप्रोच किया, किस तरीके से बायर के साथ कम्युनिकेशन हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली सर प्रगति में क्या रहता है कि प्रैक्टिकली सब नॉलेज मिलता है। राइट, कि प्रोडक्ट सिलेक्ट करना, मार्केट सिलेक्ट करना, कैसे मार्केटिंग करना है, वो सब चीज़। तो मेरे पास प्रोडक्ट तो फिक्स थी पेपर स्ट्रो, ओके, वो मुझे नहीं करने का था। ओके, तो मार्केट कैसे सर्च करना है वो मैंने बेसिक कोर्स में सीख लिया था। ओके, तो यहाँ ओनली अप्लाई करने का था। बराबर। तो पहले मैंने ऐसा सोचा कि यूरोप कंट्री सिलेक्ट करूँ। ओके, फिर मुझे ऐसा आइडिया कि यूरोप में तो सब लोग कर रहे हैं। ओके, तो मैं एशियन कंट्री चूज करूँ। ओके। तो फिर सॉरी इंटरप्ट यू, कि पहले आपने ये मतलब इंडिया से जो स्ट्रो एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा यूरोप जाता है, ऐसा आप कहना चाहते हो? एंड एवरीबडी इज टारगेटिंग यूरोप कंट्रीज। यस सर। ओके, ओके, फाइन, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर मैंने एशियन कंट्री टारगेट की। ओके, और मतलब बायर जो बायर फाइंडिंग का जो मतलब चीज है, B2B मार्केटिंग है, एग्जीबिशन है, राइट, गूगल से, ओके, वो सब वो तरीके से मैंने बायर फाइंड किए। ओके, ओके। तो इस तरीके से आपने सारा वर्कआउट उसके अंदर किया। तो आपका जो पहला ऑर्डर आया फर्स्ट एक्सपोर्ट, तो वो कौन सी प्रोडक्ट थी और कौन सी कंट्री थी, और वो बायर आपको कैसे मिला, उसके साथ क्या किस तरीके से कन्विंसिंग आपने किया? बेसिकली हम लोग ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर लोगों का सोचना ये होता है कि एक तो बायर्स जल्दी मिलते नहीं है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, अगर मिल जाते हैं तो जेन्युइन होते हैं कि नहीं होते, वो दूसरा प्रॉब्लम है। तीसरा ये भी है कि उसको डील क्रैक कैसे करें, उसका ऑर्डर कैसे हासिल करें। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन सी कंट्री से कैसे बायर मिला, उसके साथ क्या बातचीत हुई, और किस तरीके से पहला ऑर्डर आपका हुआ? एक्चुअली सर बायर ढूंढने का इंडियन एमएनसी जो होती है, हाँ, वो सभी कंट्री में हमारी रहती है। राइट, राइट। तो मुझे जो कंट्री मैंने टारगेट किया था वो इंडियन एमएनसी को मेल किया। ओके, वो लोगों ने मुझे रिप्लाई दिए। ओके, अभी मेरे पास बायर तो है, बहुत सारे बायर है। ओके, और फिर ये जो अभी मैंने एक्सपोर्ट किया वो नेपाल में किया है। ओके, फाइन, नेपाल में पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर हुआ आपका। ओके, और वो बायर मुझे B2B वेबसाइट से मिला था। ओके, और फिर पहले मैंने उसको मेल किया। ओके, और 1 वीक के बाद उसका रिप्लाई आया। ओके, फिर उसको जो क्वालिटी, क्या साइज, किस टाइप की स्ट्रो चाहिए थी, उसने मुझे सब स्पेसिफिकेशन भेजे। ओके, और मैंने उसके सब फिर रिप्लाई भेजे उसके। ओके, और फिर हमारी कॉल पे बात हुई। ओके, फिर सैंपलिंग हुआ हमारा। तो सैंपल आपने कितना भेजा था? बेसिकली लोगों के पास ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मुझे कितना सैंपल भेजना पड़ेगा, 100 स्ट्रो भेजनी पड़ेगी, 50 स्ट्रो भेजनी पड़ेगी, कितनी स्ट्रो आपने कितना सैंपल भेजा और किस तरीके से हुआ उसका? मैंने 200 से 250 स्ट्रो भेजी थी। 200 से 250, सब अलग अलग कलर की, साइज अलग अलग। ओके, सब मैंने 30-40 पीस पर क्वालिटी वाइज भेजा था। ओके, ओके, फाइन।
और उसके साथ ये जब एनालाइजेशन हो रहा था, प्रोडक्ट का एनालाइजेशन उसने किया, तो कुछ चैलेंजेस उसमें आई थी क्या कि इट इज़ फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो एक्सेप्ट हो गया वो प्रोडक्ट का क्वालिटी एंड एवरीथिंग? सर एक्चुअली मैंने अभी आपको बताया कि क्वालिटी तो मैंने पहले ही कंफर्म करके रखी थी। ओके ओके, तो बायर ने पहली बार में एक्सेप्ट कर लिया कि ये जो 200-250 पीस मेरे पास आए हैं उसमें से कौन से प्रोडक्ट मुझे चाहिए। ओके, दैट्स रियली नाइस। तो यूरोप जहाँ पे सब लोग कर रहे हैं उसको छोड़ के थोड़ा हटके टारगेट किया आपने, नेपाल कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को टारगेट किया। नेपाल में B2B बायर से आपका बातचीत हुआ और अकॉर्डिंगली सैंपल भी भेजा। उसके कितने टाइम के अंदर उस बायर ने आपको कंफर्मेशन दे दिया और कितनी क्वांटिटी का कंफर्मेशन दिया? एक्चुअली सैंपल मैंने भेजा, उसके एक महीने के बाद हमारा बात हुआ। ओके, मतलब वो ऑर्डर के लिए। ओके फाइन। और उसने मुझे पहले ऐसा बोला कि पहले मैं एज अ ट्रायल ऑर्डर करूंगा, ओके, फिर आपका क्वालिटी अगर अच्छा है, मुझे मार्केट से मुझे क्या रिस्पॉन्स मिलता है, राइट, उसके हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ओके, और अभी तक मेरा दूसरा ऑर्डर भी मतलब डिस्पैच हो गया है। ओके, दूसरा भी आपका कंसाइनमेंट ऑर्डर डिस्पैच हो चुका है। तो पहला जो ऑर्डर था वो कितने पीसेस का था? पहला ऑर्डर मेरे 11 लाख पीसेस का था। ओके, 11 लाख स्ट्रो आपने पहला एज अ ट्रायल ऑर्डर एक्सपोर्ट किया और फिर दूसरा आपका ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। सो दैट इज रियली नाइस। पहली बार का है ना, मतलब थोड़ा एक्साइटमेंट अलग होता है, यू नो, पहली बार एक्सपोर्ट करते हैं तो क्या होगा, किस तरीके से होगा। सो एग्जीक्यूशन वाज इजी या फिर उसमें कुछ चैलेंजेस आई? बिकॉज नेपाल था तो आई थिंक बाय रोड आपने भेजा होगा। ओके, तो उसका जो एग्जीक्यूशन था आपका पैकेजिंग को लेकर या यहाँ से वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, कस्टम क्लियरेंस, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट के साथ जुड़ी हुई है। सो एग्जीक्यूशन एंड वो सारी चीजें इजी थी या उसमें कुछ चैलेंजेस वगैरह आपको फेस हुआ? उसमें कोई ज्यादा दिक्कत तो नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ऑर्डर 100% एडवांस का था। ओके, सो यू हैव गॉट द 100% एडवांस। वाओ, दैट्स रियली नाइस। हम लोग बहुत बार ये बोलते हैं कि बायर आपको एडवांस देता है, बट दिस इज द रियल एग्जांपल, दिस इज द रियल स्टोरी व्हाट वी आर विटनेसिंग कि जहाँ पे बायर ने 100% एडवांस दिया, उसके बाद आपने उसको एग्जीक्यूशन किया, मैन्युफैक्चरिंग किया और उसको डिस्पैच किया। ठीक है, फाइन। तो उसके दरमियान बाद में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर या डॉक्यूमेंटेशन को लेकर? एक्चुअली सर मतलब मैं जहाँ भी रुकता था तो यहाँ डायरेक्ट क्लास पे आता था ट्रिपल आई और मुझे यहाँ से सॉल्यूशन मिल जाता था। ओके ओके, दैट्स रियली नाइस। सो फ्रीक्वेंटली आपने बार बार विजिट करके यहाँ पे आपका हेल्प सपोर्ट लेकर आपने धीरे धीरे एग्जीक्यूशन कर दिया। दैट इज़ रियली नाइस। ये जो आपका नेपाल के अंदर एक्सपोर्ट ऑलरेडी 2 कंसाइनमेंट आपके जा चुके हैं विद द एडवांस यू हैव डन। नाउ व्हाट इज द फ्यूचर प्लान? आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि कौन सी प्रोडक्ट, यही स्ट्रोको प्रोडक्ट को लेकर ही आगे बढ़ना है, कुछ और प्रोडक्ट्स ऐड ऑन करने हैं, कौन सी अलग कंट्रीज को टारगेट कर रहे हो? व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? अभी सर हम पेपर स्ट्रो का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। Okay. तो आगे का हमारा प्लान ऐसा है कि पेपर कप्स में हमें जाना है। ओके ओके, फाइन। और यूरोप में इसका बहुत डिमांड है। ओके, और एशियन कंट्री में भी है, लेकिन यूरोप में भी है। हाँ, तो आगे हमारा प्लान पेपर कप्स का है। ओके, पेपर कप्स का ऑलरेडी आपका मैन्युफैक्चरिंग तो है ही, फिर आप धीरे धीरे उसको प्रोडक्ट को, पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाओगे। नाउ ये जो आपका जर्नी रहा ओवरऑल अगर हम लोग देखें सो 2013 से लेकर 2019 तक, वैसे 6 साल का है, बट 2015 के बाद और 19 तक कम से कम 4 साल 6 साल आपने डोमेस्टिक मार्केट को ही कैप्चर किया, उसके अंदर बिजनेस अच्छी तरीके से किया। एंड देन इन 2019 में री अटेंडिंग ऑफ सेशन से लेकर अभी अक्टूबर सितंबर जो हमारा चल रहा है तब तक आपके अंदर आपका पूरा 2 कंसाइनमेंट का एक्सपोर्ट हो चुका है। सो दैट इज़ रियली नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू। एंड अभी कुछ एडवाइस हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं या जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया से, ऑल ओवर वर्ल्ड से, बहुत सारे लोग ये एक्जिमप्रेन्योर शो देखते हैं, सक्सेस स्टोरीज को विटनेस करते हैं, तो उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? ये जब हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है कि एक्सपोर्ट करना चाहिए, एक्सपोर्ट के क्या बेनिफिट है, या एक्सपोर्ट इजी है, डिफ़िकल्ट है, किस तरीके से लोगों को काम करना चाहिए? पहले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने बोला कि क्या मैसेज है। हाँ तो पहले एक्सपोर्ट करने के लिए एक ही चीज़ चाहिए कि उसकी सोच, या विलिंग पावर। यस, राइट। पहले तो वो सोच होनी चाहिए। राइट। फिर दूसरी चीज़ हम माने कि प्रोडक्ट सिलेक्शन, राइट, मार्केट सिलेक्शन, राइट, वो सब रहती है। और एक्सपोर्ट करना ही चाहिए क्योंकि हमें तो फायदा है ही है और देश को भी फायदा है। राइट।
राइट. सो दैट इज़ द एडवाइस फ्रॉम कपिल गिनाया, जिन्होंने बताया कि एक्सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए. आप इट इज़ अ वन काइंड ऑफ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, यू नो, कि आपके पास आपका खुद का एक बड़ा बिजनेस होता है ना, और आप अपनी कंट्री के लिए भी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हो. सो दैट इज़ रियली नाइस, जहाँ पे आप अपने लिए तो सोचते ही सोचते हो, अपने देश के बारे में भी आप सोचते हो. अभी जो आपका प्रोडक्शन लाइन है उसको आगे और बढ़ाने का आपका कुछ एक्सपांशन का कोई प्लानिंग वगैरह, या व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान इनटू द मैन्युफैक्चरिंग, बिकॉज आपने बताया कि हम लोग स्टोर तो कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, तो उसके और आगे लेकर किस तरीके से एक्सपांशन के बारे में आप सोच रहे हो कुछ अभी? अभी ये जो कप्स है वो रेगुलर नॉर्मल कप्स है. ओके. ये रिपल कप्स है. राइट. तो उसमें हम ये रिपल कप्स है, उसमें हम आगे मतलब उसका एक्सपांड कर रहे हैं. ओके. ओके, उसके बारे में और मैन्युफैक्चरिंग के बारे में और फैसिलिटीज वगैरह आप बढ़ा रहे हो. ओके, देन इट इज़ फाइन. सो इट वाज अ रियली नाइस कन्वर्सेशन विद मिस्टर कपिल गिनाया, एंड कॉइन इंटरनेशनल करके उनका कंपनी है. ही हैज़ ऑलरेडी डन 2 कंसाइनमेंट्स ऑफ स्ट्रो, पेपर स्ट्रो. और एक मैसेज आज के एपिसोड के अंदर मैं, बिकॉज कपिल जी ने भी बताया कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता है. और करंटली जो हमारे मोदी साहब ने जो मैसेज दिया हुआ है कि हमको प्लास्टिक फ्री हमारा कंट्री बनाना है. हम जो भी वन टाइम यूज़ कर रहे हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट को, तो उसको रिप्लेस कीजिए, उसको पेपर के साथ रिप्लेस कीजिए, या फिर जो भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है उसके साथ रिप्लेस कीजिए. एंड दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द, यू कैन से दी कि ये एक ऐसा ऑल्टरनेटिव है जहाँ पे आप अपना बिजनेस तो करते ही करते हो, साथ में आप इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं करते हो. सो जितने भी लोग अभी भी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि प्लीज़ अवॉइड इट. अपने एनवायरमेंट को नुकसान पहुँचता है, अपने देश को नुकसान पहुँचता है, हमारे हेल्थ को भी वो नुकसान करता है ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे. सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन कि इस एपिसोड के साथ मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ मेक इट प्लास्टिक फ्री अवर कंट्री, एज वेल एज ऐसे प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए जो आपका भी बिजनेस के अंदर फायदा करवाए, देश को भी फायदा हो. एक्सपोर्ट कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. कि आप डोमेस्टिक बिजनेस तो कर ही रहे हो और आपका ऑलरेडी सेटल हो चुका है, बट ट्राई टू एक्सपोर्ट दैट काइंड ऑफ द प्रोडक्ट. पोटेंशियल बहुत है, इतना बड़ा मार्केट है, इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, और कंट्री का फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा हो सकता है. राइट. सो दैट इज़ रियली नाइस मिस्टर कपिल. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इंस्पायरिंग द पीपल. वो ज़्यादा ज़रूरी होता है. और अगले आने वाले हमारे जो एम्बिशन टू अचीवमेंट का जो हमारा बुक का जो नया आगे इशू आएगा, उसके अंदर कपिल जी की स्टोरी भी आपको वहाँ पे रीड करने को मिलेगी, एज वेल एज यू हैव ऑलरेडी विटनेस द वीडियो. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस. एंड एक्सपोर्ट कीजिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट कीजिए, मार्केट सिलेक्ट कीजिए, एंड वेर एवर यू आर फीलिंग, अगर आपको लगता है दैट यू आर इन टू द नीड ऑफ सम काइंड ऑफ सपोर्ट और हेल्प, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है एक्सपोर्ट को लेकर, यू आर मोर देन वेलकम टू IIIM. वेबसाइट विजिट कीजिए, कहीं पे काउंसलिंग के अंदर या किसी सेमिनार के अंदर रेफरेंस के थ्रू भी आप वहाँ पे आ सकते हैं. एनी टाइम यू आर मोर देन वेलकम. और प्लीज़ स्टार्ट एक्सपोर्ट. बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, एंड यू कैन क्रिएट द मिरेकल, और अपनी कंट्री का नाम हम लोग आगे लेकर जा सकते हैं. बेसिकली हम लोग जो मिशन गोल्डन बर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, वी वुड लाइक टू ब्रिंग दोज गोल्डन बर्थ बैक इन इंडिया. तो वो सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. और एक मैं बात बोल रहा हूँ कि बी एक्सपोर्टर, बी विथ IIIM. ओके, वाओ, दैट्स रियली नाइस ऑफ कपिल जी, जिन्होंने एक्सपोर्ट का इतना वंडरफुल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर भी किया, और IIIM को एडवाइस भी कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं आपको कि अगर सीखना है तो यहाँ से सीखिए. दैट विल बी मोर गुड. ओके, सो लास्ट में आपको बोलना चाहेंगे हम लोग कि ऑलरेडी IIIM के साथ आप ऑलरेडी जुड़ चुके हो, या बहुत सारे वीडियोज़ के थ्रू आप एक्सपोर्ट भी कर रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आओ सब मिलके हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ाए और भारत के वो सुनहरे दिन भारत में वापस लाए. सो थैंक यू वेरी मच, एंड wish you very best of luck. Let's do export. Thank you very much.